अगले लिखो भाई, डूंग जी जवार जी। सिक्कर में गांव पड़ता है बाठोट पाटोदा। क्या नाम गांव का बता देंगे? बाठोद। क्या नाम है? लिखो। ये बाठोट पाटोदा के सामंत थे। देवर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बाठोट पाटोदा। देखो, हमने 57 की क्रांति पढ़ी, तो 57 की क्रांति में मैंने आपको बताया था कि जो सामंत थे उनके विशेषाधिकार समाप्त हो गए, है ना। सामंतों के प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी भाग था वो क्या कर दिया गया? समाप्त। उनके टैक्स क्या कर दिए गए? समाप्त। उनके विशेषाधिकार क्या कर दिए गए? समाप्त। उनकी सेनाएं क्या कर दी गई? भंग। तो सामंतों की स्थिति शक्तिहीन हो गई थी। पढ़ते हैं अपने। तो ये सामंत थे, पहले पावरफुल थे, शक्तियां नहीं बची, तो ये तो बन गए थे डाकू। क्या बन गए थे? लिखो, कालांतर में डाकू बन गए थे। लेटर ऑन दे बिकेम डेकोइट्स। पर अच्छे डाकू थे, भले डाकू थे जी। लिखो, अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। लिखो, काका भतीजा थे दोनों, डूंगर सिंह और जवार सिंह, दोनों एक साथ लोकप्रिय हुए थे, एक साथ नाम लिख लेते हैं हम। तथा अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। एंड दे लूटेड रिच पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देयर मनी अमंग पोर्स। पूरी गैंग थी इनके पास। लिखो, सहयोगी। कौन कौन है बताओ देखे? लोहड़ जी जाट, करणा जी मीणा, बालू जी नाई, सांखू जी। गैंग में सर्वधर्म संभाव है ना। सब लोग है भाई, कोई जाति धर्म बचा नहीं, सब लोग आओ भाई साथ में। ठीक है। और यूं भले ही डाकू थे, पहले जिसको लूटना होता उसको पहले मैसेज करते कि भाई इतनी तारीख को आएंगे, सामान बार तैयार रखना, ताकि कोई जबरदस्ती करने की कोशिश ना करनी पड़े। पुलिस को सूचना देने की कोई कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत। इधर शेखावटी में एक जगह पड़ती है रामगढ़। कौन जगह है? तो रामगढ़ का नाम ही है रामगढ़ सेठान, सेठों का रामगढ़। तो एक बार रामगढ़ के सेठ के पास में डोंग जी ने मैसेज किया कि सेठ, इतनी तारीख को मैं आ रहा हूं, माल मत्ता पहले से बाहर तैयार रखना, पुलिस को सूचना देने की कोई कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन भाई सेठ ने पुलिस को सूचना दे दी। डोंग जी जैसे रामगढ़ पहुंचे सेठ के घर पे, आगे पुलिस पहले से तैयार बैठी थी सादी वर्दी में। डोंग जी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके आगरा जेल में बंद कर दिया। कहां बंद कर दिया? आगरा का किला जो था उसको अंग्रेजों ने जेल बना दिया था, तो आगरे किले में जेल थी उसमें बंद कर दिया। सरदार पकड़ा गया तो गैंग समाप्त, तो बाकी सारे घर पे बैठे हुए। थोड़े दिनों बाद होली का त्योहार आया। होली पर ये बाकी वाले लोग, जवार जी, लॉर्ड जी, करणा जी, बालू जी, सांखू जी, ये थोड़ा लिटिल लिटिल एंजॉय कर रहे थे। डूंग जी की जो वाइफ थे उनको ये बड़ा बुरा लगा। डूंग जी की वाइफ को लगा कि देखो, अपना पति, इनका सरदार, इनका मुखिया वहां जेल में बैठा हुआ है और बाकी सब लोग बैठ के पार्टियां कर रहे हैं। और वो गए, उन्होंने जाके इनको डायलॉग सुना दी। सर मानी चाहिए तुम लोगों को, तुम्हारा मुखिया, तुम्हारा सरदार वहां जेल के अंदर बैठा हुआ है, अंग्रेज कभी भी फांसी लगा सकते हैं उसको, और तुम यहां बैठ के पार्टियां करते हो। थोड़ी बहुत भी अंदर कोई बची है कि नहीं बची है? राम जी अंदर जीवता है कि नहीं जीवता है? लुगाई बेइज्जती करे तो उतर जाती है। और उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम छुड़वा के लाएंगे हमारे सरदार को। सारे के सारे 30-35 लोग वापस इकट्ठे हुए, अपनी गैंग वापस बनाई, यहां से गए आगरा, और आगरा जेल के पास में जाके बैठ गए। लॉर्ड जी बन गए साधु, भगवान कपड़े धारण कर लिए। लॉर्ड जी की पर्सनालिटी अच्छी खासी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी थी, लंबी लंबी व्हाइट दाढ़ी बड़ी हुई और एकदम भगवान कपड़े धारण कर लिए। जब जैसे जेल के पास जाके बैठे तो अंग्रेज भाग के, अंग्रेजों का भाई साहब कौन, और जेल के आसपास के इलाके में कोई नहीं बैठ सकता। उनका देखो भाई साहब, हम तो बारात लेके जा रहे थे, दूल्हा मर गया, तो दूल्हे का तो हमने अंतिम संस्कार कर दिया। पर हिंदू धर्म कहता है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाए वहां 12 दिन किए जाए। यदि आत्मा की शांति के लिए 12 दिन ना किए जाए तो आत्मा भटकती रहती है। फिर उस इलाके में जो लोग होते हैं उनको परेशान करती है। अंग्रेजों ने वहां जो इंडियन अंग्रेज अफसर होते, अंग्रेज मान लो कोई थानेदार है, कोई उससे बड़ा अधिकारी है, कांस्टेबल वगैरह सारे इंडियन थे। तो जो इंडियन कांस्टेबल थे उनको बुलाया, बुला के पूछा ऐसा कुछ होता है क्या? आपने वालों का हाँ बस 100 सलाम महाराज, होता तो है, नारायण बलि तो देनी पड़ती है भाई साहब, 12 दिन तो करने ही पड़ते हैं वरना आत्मा भटकती रहती है। तो अंग्रेजों ने कहा परेशान तो नहीं करेंगे साहब, ये तो खुद ही परेशान है, बेचारों का मिनख मरा है, क्या परेशान करेंगे। और कुछ ही नहीं भाई, 12 दिन तक रात को शाम को वो अपने जागरण कर लिया करते, हरजस गाते। क्या गाते? हरजस। कोई डेथ हो जाती है तो रात को जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हरजस। दिन में गरुड़ पुराण का वाचन कर लेते, कोई मर जाता गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, दिन में गरुड़ पुराण पढ़ लेते, रात को हरदस कर लेते। लॉर्ड जी रात को थोड़े उपदेश देते कि भाई मोह माया में कुछ ही नहीं रखा हुआ, धन दौलत आती रहती है, जब इनके प्रति किसी का कोई लगाव होना
भगवान ने एक जन्म दिया है, ये अच्छे काम करने के लिए दिया है, इसलिए मनुष्य का किसी प्रकार का कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए और सांसारिक मोह माया से तो दूर ही रहना चाहिए। अब वो जो इंडियन कांस्टेबल थे वो भी डेली आके सुनते, उनको लगता है चार भगवान की बात कान में जाए भली बात है। 11वें दिन लॉर्ड जी ने कहा भाई कल अपने दिन समाप्त हो रहे हैं, आत्मा को शांति मिल गई, अब हम कल यहां से प्रस्थान करेंगे। और वो इंडियन कांस्टेबल आगे पैर पड़े कि महाराज आपने 12 दिन तक इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें लाभान्वित किया, हमारे लायक कोई सेवा, आप हमारे घर चलो, कल खाना खा के जाओ। लॉर्ड जी का नाम, संत आदमी किसी के घर नहीं जाते है ना। ये नहीं भाई, हम कोई ऐसे किसी घर नहीं जाते। महाराज ऐसे मत करो, कोई तो हमें सेवा का मौका दो कि बालक यदि तू चाहता है तो तेरी जेल में मेरा एक चेला बंद है, क्या मिलवा सकता है? महाराज ये छोटी सी बात है, कल कर देते, पहले ही मिलवा देते, और कल मिलवा दो, ठीक है। अगले दिन भाई साहब डूंग जी से मिलने के लिए गए लॉर्ड जी, साथ में गए करुणा जी। लॉर्ड जी बने हुए साधु, करुणा जी बना हुआ उनका चेला, हाथ में चिमटा लिया वान तो साधु रखते हैं, चिमटे रखते हैं हाथ। वहां गए, डूंग जी को उसी दिन काले पानी की सजा सुनाई गई। किसकी सजा? काले पानी की सजा, मतलब अंडमान निकोबार। अंग्रेज काले पानी की सजा मतलब अंडमान निकोबार भेज देते। बंगाल की खाड़ी का काला पानी दिखाई देता है दूर दूर तक, ना बंदा ना बंदे दी जात। और यदि कोई बंदा अंडमान निकोबार में मरता तो लाश भी घर वालों को नहीं देते, बंगाल की खाड़ी में फेंकते, मछलियां खाया करती थी लाश को। तो काला पानी जाने का मतलब था बंदा वापस आएगा। तो डूंग जी हथकड़ियां लगी हुई, गर्दन में सर देके, वो गर्दन अपनी पैरों के बीच में देके नीचे किए हुए बैठे हुए, सर नीचे किए हुए कि भाई अब तो मौत ही है, अब तो क्या वापस तो घर जा नहीं पाएंगे। और लॉर्ड जी गए, लॉर्ड जी ने जाके सिर पे हाथ फेरा डूंग जी के और कहा और बालक क्या हालचाल है? डूंग जी ने ऊपर देखा कि आदमी तो लॉर्ड जी है, पीछे चिमटा लिया हुआ करना है अपना दोस्त, पर ये भगवान धारण किए हुए बालक क्या हालचाल है, ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं? पर डूंग जी को लगा कोई ना कोई कोतक तो रचा ही है। और उनका महाराज हालत खराब है, कल अंडमान निकोबार भेजेंगे, काले पानी की सजा हुई, वहां से वापस भी व्यक्ति आ नहीं सकता। लॉर्ड जी का बालक चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। अब वो क्या अंदर इसीलिए गए थे ताकि देख के आए कि जेल में कहां सिक्योरिटी है, कहां रास्ता है, किधर से निकल सकते हैं, किधर से नहीं निकल सकते, कहां से लाइट काट सकते हैं, सब कुछ वो देख के आए। फिर अचानक उन्होंने रात को हमला किया डूंग जी को निकालने के लिए। पर डूंग जी ने कहा मैं अकेला नहीं निकलूंगा, ये बाकी कैदी इनको भी निकालो ताकि गैंग बड़ी हो जाए। तो सारे कैदियों को छुड़वा लाए थे और वहां जो अंग्रेज सिक्योरिटी गार्ड थे उनको बांध बूंद के आगे थे लोग, और वहां से डूंग जी को लेकर निकाल के आगे। अब बाहर आने के बाद डूंग जी ने कहा मेरे सीने में दो ज्वालाएं धधक रही है। क्या? एक तो अंग्रेज जिन्होंने मेरे को पकड़ा, एक रामगढ़ का सेठ जिसने मेरे को पकड़वाया। आप दोनों का इंतजाम करेंगे, मत चिंता करो। अंग्रेजों की राजस्थान में सबसे शक्तिशाली छावनी थी नसीराबाद। कौन सी छावनी थी? ये अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूटते हैं, अंग्रेजों को यहां बंद कर देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और पूरी नसीराबाद छावनी के हथियार ले आए थे। और वो जो सेना यहां पर थी उसका झंडा डूंग जी उतार के लाए थे और उसको झंडे को अपने ऊंट के पीछे लगा के रखते थे, ऊंट की पूंछ के पीछे बांध के रखते वहां। और कोई डूंग जी से कहता कि तुम्हें अंग्रेजों से डर नहीं लगता, डूंग जी कहता अंग्रेज डूंग जी अंग्रेजों को ऊंट की पूंछ के बांध के रखता है भाई साहब। अब रामगढ़ वाले सेठ को मैसेज किया कि रामगढ़ वाले सेठ आ रहे हैं हम वापस, और पुलिस को सूचना दे दे, हमें कोई फर्क ही, देख लेंगे, पुलिस को भी देख लेंगे, तेरे को देख लेंगे। सेठ को पता चल गया कि भाई आएंगे तो ये तो पुलिस को मार मूर के भी ले जाएंगे, डाकू है, उनका क्या भरोसा कौन से रास्ते से किधर से आए, क्या बन के घुसे, और पुलिस के पैरे में भी ले जाए तो मारेंगे और मेरे को। तो उसने बेचारे ने इस बार पुलिस को कहा ही दे। और वो बड़ा समझदार निकला, उसने सारा का सारा अपना गहना छुपा दिया। भाई पहले रुपए का मतलब क्या, सोना चांदी, गहने ही होते थे, सारा सारा गहना छुपा दिया। डूंगजिन गए, डूंगजिन जा कहा सेठ माल मत तला। सेठ ने कहा ही नहीं, मैं तो कर्जदार हूं, लोग मांगते हैं मेरे में। अरे हो ही नहीं सकता, हमें पूरी सूचना है तेरे पास खूब सारा सोना चांदी है, तो ना घर की तलाशी ले लो। अब भाई डूंगजीर सेठ तो बाहर बैठे, बाकी वाले डाकू अंदर गए, घर की तलाशी ली, पूरा घर तलाश मारा, लेकिन सोना चांदी नहीं। यार सोना चांदी कहां गया? तभी एक आधे डाकू का दिमाग काम किया और उसने कहा इस घर की महिलाएं कहां गई। सेठ को बुलाया, सेठ तुम्हारे घर की महिलाएं कहां पे? तो महिलाएं तो उस कमरे में, बाहर निकाल। ये क्या बदतमीजी, डाकू ऐसे महिलाओं से कोई बदतमीजी नहीं करती, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे कोई बदतमीजी नहीं कर रहे, बाहर निकाल। महिलाओं को बाहर निकाला तो पता चला कि सब सोना महिलाओं ने पहन रखा है, एक नथ इधर से इधर, दूसरी नथ इधर और यहां तक चूड़ियां, पैरों में भर भर के पाजेबेन, है ना, बाजूबंधन, बंगड़ियां, पूरे पूरे हाथ भर रखे उन्होंने। और उनका लो लो उतारो भाई, उतारो उतारो। महिलाएं बेचारी बंदूकों के सामने, सबको डर लगे,
सबने उतार दिया। अब डूंग जी को बुलाया, डूंग जी आओ और आगे चेक कर लो भाई। डूंग जी आए, डूंग जी ने आगे देखा कि सेठ खड़ा है, डाकू खड़े हैं, बीच में सोना पड़ा है, इधर 10 महिलाएं खड़ी है। 10 में से 7 महिलाओं ने घूंघट कर रखे हैं, 3 महिलाएं बिना घूंघट के। डूंग जी को हाथों हाथ पता चला कि इन 3 का पीहर है, पीहर में तो कोई क्यों घूंघट करेगी। फिर भी पहले डूंग जी ने कहा भाई महिलाओं को बाहर क्यों निकाला। डाकू ने कहा सर सॉरी, हम नहीं निकालना चाहते थे, सेठ ही चालू आदमी पड़ा, इसने महिलाओं को सोना पहना के उस कमरे में बिठा दिया इसलिए। डूंग जी ने कहा अच्छा। फिर उन 3 से पूछा कि भाई तुमने घूंघट क्यों नहीं कर रखे। उन 3 ने कहा भाई हमारा तो पीहर है, हम तो कल ही ससुराल से आई थी पीहर, हमें क्या पता था तुम आ जाने वाले हो। डूंग जी ने कहा तुम तीनों अपना सोना वापस उठा लो। डूंग जी बहन बेटियों का सोना लेके नहीं जाता है, बाकी तो बिननिया है। इनका तो सेठ और करवा के देगा, लेकिन यूं बहन बेटियों का सोना मैं लेके नहीं, क्योंकि मैं लेके चला गया कल को तुम्हारे ससुराल में 3 पीढ़ियों तक तुम्हें ताने मारेंगे कि पीहर गई थी वहां पे लुटवा के आ गई सोना, इसलिए नहीं। आप डाकुओं का भी नैतिकता देख रहे हो। तो डोंग जी ने उनको खुद वाला तो दिया, अपनी तरफ से भी वो सोने में से एक एक और दे दिया, एक एक मेरी तरफ से तुम और ले लो, गिफ्ट है मेरी तरफ से, बहनों को मेरी तरफ से। मुझे लगता है वो लड़कियां कितनी राजी हुई होगी, एक तो इस बात पे कि उनका सोना वापस मिल गया, एक इस बात पे कि भाभीयों का चला गया। महिलाओं के राजी होने के कई कारण है जी, ईर्ष्या नाम की भी तो कोई चीज होती है, तो तो वो भी तो हुआ। तो लिखो। तो बात इतनी, और बताओ। अब भाई अंग्रेजों को पता चला गया डोंग जी जवाहर जी तो अपने को भी लूट कर सेठ को भी लूट लिया। तब अंग्रेजों ने कहा कि जिंदा या मुर्दा, जब पकड़ के लाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। और अंग्रेजों ने पूरी फोर्स लगा दी डोंग जी जवाहर जी के पीछे। जनता डोंग जी जवाहर जी की दीवानी है, और जनता अपने राजाओं के पास गई। उन दिनों जोधपुर में एक राजा हुआ करते, उनका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था। 57 की क्रांति में कौन है। तो ये 57 की क्रांति से 10 साल पहले की बात है, 47 में थे ये डोंग जी जवाहर, ज्यादा पुराने भी नहीं। तख्त सिंह ने डोंग जी को गिरफ्तार किया। किसको गिरफ्तार किया। क्योंकि जनता ने जाके इन राजाओं को कहा कि यदि अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके फांसी लगा दी तो हम तुम्हें लगा देंगे, देख लेना। तो तख्त सिंह ने किसको गिरफ्तार कर लिया। डूंग जी। बीकानेर में एक राजा थे, उनका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था। और रतन सिंह ने गिरफ्तार किया जवाहर जी को। किसको गिरफ्तार किया। जवाहर जी को। फिर बीकानेर में एक किला है जूनागढ़। बीकानेर वाले किले का नाम क्या है। जूनागढ़। और जो आपके जोधपुर वाला किला उसका नाम है मेहरानगढ़। क्या नाम है। तो तख्त सिंह ने तो डूंग जी को मेहरानगढ़ में रख लिया, और रतन सिंह ने जवाहर जी को किस में रख लिया। जूनागढ़। और अंग्रेजों को नहीं दिए। अंग्रेजों ने कहा भाई हमें दो, अंग्रेजों का भाई नहीं तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि यदि तुम्हें दे दिए तो तुम इनको फांसी लगाओगे, इनको फांसी लगाओगे तो जनता हमारे खिलाफ विद्रोह कर देगी। अच्छा, और यदि इनको खुले छोड़ दिए तो ये वापस विद्रोह करेंगे तुम्हारे खिलाफ, तो तुम वापस इनको पकड़ोगे। तो अब तुम इनको क्यों पकड़ना चाहते हो, क्योंकि लूटपाट करते हैं। अब ये नहीं करेंगे, हमारे पास बैठे, जब किले के अंदर है तो लूटपाट कहां से करेंगे। पर जनता को भी हम बगावत नहीं करने देंगे, क्योंकि इनको फांसी लगी, जनता बगावत करेगी, इनको हमारे पास रहने दो। फिर डूंग जी का अंतिम समय कहां बीता। जवाहर जी का अंतिम समय। जे कोई जनती रानियान डूंग जी से जवान, यदि रानियों ने डूंगर सिंह जैसे जवान पैदा किए होतों ने हिंदवान मर झंडो फिरंगान, तो हिंदुस्तान में फिरंगियों का झंडा कभी भी फहरा था। देख लो। अरे बस बस। देखो, इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी। दे लूटेड नसीराबाद कैंटोनमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी। दे लूटेड नसीराबाद कैंटोनमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी। दे लूटेड नसीराबाद कैंटोनमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी। लाइन चेंज करके लिखो। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने डूंग जी को गिरफ्तार किया। अरेस्टेड डूंग जी। डूंग जी को गिरफ्तार किया, अरेस्टेड डूंग जी। डूंग जी को गिरफ्तार किया, अरेस्टेड डूंग जी, तथा मेहरानगढ़ किले में रखा एंड कैप्टन मेहरानगढ़ फोर्ट। तथा मेहरानगढ़ किले में रखा एंड कैप्टन मेहरानगढ़ फोर्ट।
मेहरानगढ़ किले में रखा एंड कैप्टन मेहरानगढ़ फोर्ट। लाइन चेंज करके लिखो। बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने, बीकानेर महाराजा रतन सिंह, बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने, बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को गिरफ्तार किया, अरेस्टेड जवाहर जी। जवाहर जी को गिरफ्तार किया, अरेस्टेड जवाहर जी तथा जूनागढ़ किले में रखा एंड कैप्टन जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ कहां पर? बीकानेर। मेहरानगढ़ कहां पर? जोधपुर। तथा जूनागढ़ किले में रखा एंड कैप्टन जूनागढ़ फोर्ट।